Vision for Human Society, Unit 2, Lecture 12, संस्कार सेरेमनी। डियर स्टूडेंट्स, ने 4 अलग फॉर्मुलेशंस बताए थे जो हमारे ट्रेडिशंस में एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें मानव के जीने के तरीके को बताया गया है, जिससे वो निरंतरता में सुख और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकता है। अब हम बात करेंगे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के बारे में। यह क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जा सकता है, इनमें कैसे अपना पार्टिसिपेशन दिया जा सकता है, आज संस्कार, संस्कृति और सभ्यता में क्या कंडीशन है, हम कहाँ पर खड़े हैं और जहां हमारी आज की प्रेजेंट कंडीशन है उसमें सुख और समृद्धि की निरंतरता हो सकती है या नहीं हो सकती, कहाँ कमी है और कहाँ उस पर अधिक काम करने की जरूरत है, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। उसमें सबसे पहली बात जो हम आपके सामने करने वाले हैं वो है संस्कार। अभी तक जितनी बात हमने की उसमें यह कंक्लूजन निकलता है कि इंडिविजुअल लेवल पर विकास या इंडिविजुअल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो 2 एरियाज पे काम करने की जरूरत है, डेवलपमेंट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। सही समझ, सही भाव और सही विचार हम अपने अंदर सुनिश्चित कर पाए और जो हमारे एक्यूमुलेटेड संस्कार हैं, यानी जो हमारे पहले से इकट्ठे किए गए संस्कार हैं, उनका प्यूरिफिकेशन हो। इन सब के लिए ही पिछले 4 वीडियोस में 4 अलग फॉर्मुलेशंस बताए गए। नाउ वी विल लुक इनटू how the collective level can be of help to the development in the individual and in collective in the form of culture and its expression in the form of civilization. अब हम बात करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल अगर सही समझ, सही भाव, सही विचार से अपने संस्कारों को देखना शुरू कर पाए, उनका प्यूरिफिकेशन शुरू कर पाए, तो उस इंडिविजुअल के एफर्ट को कलेक्टिव लेवल पे, परिवार और समाज के लेवल पे कैसे और बेहतर और स्पीड अप किया जा सकता है और किस तरह से इसका इम्पैक्ट परिवार और समाज के लेवल पर संस्कृति और सभ्यता के रूप में पड़ता दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि संस्कार होता क्या है। संस्कार का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो इच्छा, विचार, आशा चल रही है, उस इच्छा, विचार, आशा का सम्मिशन यानी उसका सम ही हमारे लिए संस्कार है। संस्कार इज इक्वल टू acceptance derived out of submission of desire, thought and expectation from all time. हर एक समय, हर क्षण जो भी हमारे अंदर इच्छा, विचार, आशा चल रही है, उसका सबमिशन यानी उसका कलेक्टिव एक्सेप्टेंस ही हमारे लिए संस्कार कहलाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंटली ये एक मिक्सचर है, किस चीज का, हमारी समझ का और हमारी अजम्पशंस का, साथ ही साथ हमारी कंक्लूजन्स का जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ड्रॉ करते हैं। इसलिए संस्कार को देखें तो संस्कार में 3 मेजर एरियाज को हम कवर होते देखते हैं। व्हाट आई एम, ये मेजर पार्ट है संस्कार डेवलप करने का, समझ डेवलप करने का। हमारी जैसी समझ बन रही है वैसा ही हमारा संस्कार बनता है। हमारे पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया, ये भी हमारे संस्कार को बनाता है। हमारी हैबिट्स, हमारी पसंद नापसंद भी हमारे संस्कार को बनाता या बदलता रहता है। तो ये 3 एरियाज हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे संस्कार पर इम्पैक्ट डालते हैं। व्हाट आई एम, व्हाट इज माई पर्सपेक्टिव, माई टेंडेंसीज, हैबिट्स, माई लाइक्स, डिसलाइक्स, ये तीनों मिलकर हमारे संस्कार को फ्रेम करते हैं या बनाते हैं। तो संस्कार के ऊपर हर एक इंडिविजुअल ध्यान देगा तो वो सब मिलकर कलेक्टिव रूप में संस्कृति को बेहतर बना पाते हैं और संस्कृति बेहतर बनती है तो वो एक सभ्यता के रूप में ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो पाते हैं। अगर ये संस्कार को हम देखें तो संस्कार इज द सम ऑफ डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल टाइम, यानी हर वक्त, हर नेक्स्ट मोमेंट में जो भी हमारी डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन बन रही है वो हमारे लिए संस्कार के रूप में कलेक्ट होता जा रहा है। इसलिए देखें, संस्कार अपडेट होता रहता है टाइम के साथ और
वो अपडेशन कैसे होता है? इसका एक फॉर्मुलेशन है, संस्कार इज T+1 संस्कार, यानी यह क्षण और इसके बाद अगला क्षण जो भी आने वाला है वो दोनों मिलकर हमारे लिए संस्कार के रूप में काउंट होते हैं या संस्कार को बनाते हैं। इस T+1 संस्कार में देखें तो क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे अंदर संस्कार बना हुआ है उसके साथ जो एनवायरनमेंट अभी हमें मिल रहा है और उसके साथ जो एक्सप्लोरेशन हम अभी कर रहे हैं वो अगले पल हमारा संस्कार क्या होगा उसको डिफाइन करता है। तो अगले पल हमारे विचार क्या होंगे, अगले पल हमारा व्यवहार कार्य क्या होगा, ये किस आधार पर डिसाइड होता है कि इस पल में हमारा विचार क्या है, हमारा वातावरण क्या है और हम कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं और कितना समाधानित हो रहे हैं। अगर समाधानित नहीं हो रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट पल का संस्कार गड़बड़ हो सकता है। अगर समाधानित हो रहे हैं तो नेक्स्ट पल का संस्कार ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा सही निकल के आता है। As we explore, verify and understand, our संस्कार gets updated. अब एनवायरनमेंट की बात करें तो, वातावरण की बात करें तो, एनवायरनमेंट क्या है? हर एक मानव का करंट संस्कारों का कलेक्शन, अभी तक के संस्कारों का कलेक्शन, जो कि संस्कृति और सभ्यता के रूप में हमारे आसपास दिखाई देता है, यही हमारे लिए वातावरण बनता है। इसको इस तरह से समझो कि आप जहां रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, वहां पर अपना एक तरीका है जीने का, एक वातावरण है, कुछ सोच है, कुछ विचार हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एक्सेप्टेंसेस हैं। ये सब कहाँ से डिसाइड हो रही हैं? यही सब हमारे लिए संस्कृति और सभ्यता के रूप में डिफाइन होती हैं और यही संस्कृति और सभ्यता में हम जी रहे हैं, इसी को वातावरण कहा गया है। तो अगले पल में मेरा क्या संस्कार बनेगा, ये इस बात पर डिसाइड हो रहा है कि करंटली मैं क्या सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए मेरे पास जो वातावरण है वो कैसा मिल रहा है और साथ ही साथ जो मैं सोच रहा हूं मेरी समझ के आधार पर है या मानना यानी अजम्पशन के आधार पर है। ये जांच परख मेरी चल रही है या नहीं? जांच परख चल रही है तो संस्कार बेहतर होते जाते हैं, जांच परख नहीं चल रही है तो संस्कार हमारे डिग्रेड यानी खराब होते चले जाते हैं। इसी को यहां दिखाया गया है कि मानव जो संस्कार के आधार पर ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कैसे जीव चेतना में चयन आस्वादन में मानव जीता था। जब उसने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा तो उसे अपने इच्छा और विचार दिखे। उन इच्छा विचारों के साथ जब हमने अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करना शुरू करा तो चिंतन शुरू हुआ। उस चिंतन के आधार पे हमारे अंदर बोध डेवलप हुआ, ज्ञान डेवलप हुआ, हमारे अंदर संकल्प बना कि हम सही जी सकते हैं और सही जीना ही है। इसके आधार पे हमें कुछ अनुभव हुए और यह अनुभव प्रमाणित होते गए। जितना वो प्रमाणित होते गए उतना ही हमारे लिए हमारे संस्कार मानव चेतना की तरफ इवॉल्व होते गए और जितना हम इवॉल्व होते गए, जितना हमारे संस्कार बेहतर होते गए, अगले पल हमारे लिए जी पाना उतना ही सरल और सहज होता चला गया। इसी को कहा जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हम एक छोटे से बच्चे हैं, हमें अभी ज्यादा समझ कुछ है नहीं, हमारे हाथ में जो कुछ भी आता है हम उसका आस्वादन करना चाहते हैं, तो हर एक चीज को हम मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजों का हमें अच्छा स्वाद मिलता है तो ये समझ में आता है कि ये चीजें खाने योग्य हैं। कुछ चीजों से अच्छा स्वाद नहीं मिलता तो समझ में आता है ये खाने योग्य नहीं है। कुछ चीजों को मुंह में डालने से पहले हमें रोका जाता है तो ये एक्सपीरियंस होता है कि ये चीजें नहीं डाली जा सकती मुंह में। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे अंदर संस्कार को डेवलप कर रहा है, ये हमारे अंदर समझ बना रहा है और उस समझ के आधार पर हम अगली बार क्या करेंगे ये डिसाइड कर रहा है। यानी हम जीव चेतना से एक नासमझ की अवस्था से एक समझदार व्यक्ति की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब और समझ हमारी बनती है तो हम अपने इच्छा विचार आशा को
अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से भी रेफर करना शुरू करते हैं कि मैं क्या होना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी क्या चाहना है। उन दोनों को जब मैच करते हुए हम देख पाते हैं और उसके साथ हम सही जीने के संकल्प को देख पाते हैं और वैसा ही जी पाते हैं, इसी को कहा है मानव चेतना में जीना। यही हमारे लिए संस्कार के रूप में डिफाइन हो रहा है। इसी को यहां दिखाया गया है कि मानव जो संस्कार के आधार पर ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कैसे जीव चेतना में चयन आस्वादन में मानव जीता था। अब जितना हमारी समझ बनती जाती है, जितना हम प्रमाणित होते जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस में चीजों को सीखते जाते हैं, उतना ही हमारे लिए जीना और सरल होता जाता है, सहज होता जाता है। इसीलिए जो गलतियां हम अपने छोटेपन में करते थे ना, वो गलतियां अब हम रिपीट नहीं करते और ज्यादा कॉन्फिडेंटली, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा ईज के साथ हम अपने आगे का जीवन जीना शुरू करते हैं। यही कहा है कि हमारे संस्कार के आधार पर हम इवॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए जो हमारी पूरी समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था ने भी बहुत सारे संस्कार के रूप में एक्टिविटीज हमें डिफाइन करके दी थी। कुछ रिचुअल्स बनाए थे जिससे कि हर एक जनरेशन अगली जनरेशन में अपने सोचने का तरीका, अपने नजरिए को ट्रांसफर कर पाए और उस नए जनरेशन के अंदर भी अच्छे संस्कार बन पाए। इसके लिए हमारी पूरी समाज व्यवस्था ने भी बहुत सारे संस्कार के रूप में एक्टिविटीज हमें डिफाइन करके दी थी। कुछ रिचुअल्स बनाए थे जिनसे कि हर एक जनरेशन अगली जनरेशन में अपने सोचने का तरीका, अपना नजरिया ट्रांसफर कर पाए और उस नए जनरेशन के अंदर भी अच्छे संस्कार बन पाए। इसका बेसिक गोल क्या है? ऐसा क्यों करा गया? हमारी संस्कृति में ऐसा क्यों बनाया गया? दो मेजर गोल निकल के आए। टू डेवलप अवर संस्कार फर्दर फ्रॉम वेयर वी आर नाउ। हम अभी जहां पर हैं उनसे बेहतर हमारे संस्कार बन पाए, हम उससे बेहतर अपने आप को बना पाए, इसके लिए कोशिश की करना है। एंड टू डेवलप द कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द रोल वी आर अबाउट टू प्ले। साथ ही साथ जो आगे चल के अपने पार्टिसिपेशन के रूप में हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य और दायित्वों को जो पूरा करना चाह रहे हैं या करेंगे, उनके लिए हमारे अंदर एक कमिटमेंट और एक योग्यता बन पाए, एक संकल्प और एक योग्यता बन पाए। With that various aspects, we have different rituals to transfer their way of thinking, their worldview to the next generation. इन संस्कारों को देखें तो ये बेसिकली 9 तरह के संस्कार डिफाइन किए गए। पहला गर्भ संस्कार, दूसरा जन्म संस्कार, तीसरा नामकरण संस्कार, चौथा जन्मदिन संस्कार, पांचवा शिक्षा संस्कार, छठा दीक्षा संस्कार, सातवां कर्म संस्कार, आठवां विवाह संस्कार और नौवां मृत्यु संस्कार। आज के वक्त में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन संस्कारों पर हमें दिखाई देता है टीवी, इंटरनेट और रेडियो का। हम टीवी, इंटरनेट से बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इन संस्कारों में हम मिलाते जा रहे हैं और नए संस्कार बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन अगर पूरा मानव जीवन को देखें तो 9 तरह के संस्कारों को पूरा करते हैं जो गर्भ संस्कार से शुरू होकर मृत्यु संस्कार तक जाते हैं। जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमें मिल रहा है इंफॉर्मेशन के रूप में, वो सब हमारे अंदर संस्कार के रूप में स्टोर होता जाता है और वही संस्कार फिर हम अपने एक्सप्रेस करते चले जाते हैं अगले पल में। अब इन्हीं संस्कारों को एक एक कर विस्तार से समझते हैं। पहला संस्कार है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है और उसमें हम क्या बात ध्यान में रख सकते हैं ताकि हमारा यह संस्कार ज्यादा बेहतर हो पाए। तो गर्भ संस्कार का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था या ऐसा एक संस्कार जिसमें हम होने वाली माता और पिता को पहचानते हैं, देखते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए। अब इसमें प्रिपरेशन किस तरह की देखनी है, तो वो ये
कि उनका जो अपना जीने का तरीका है, उनके अपने जो सोच है, उनका अपना जो संस्कार है, क्या वो समझ के आधार पर है या अभी भी मान्यता के आधार पे है? समझ के आधार पे है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पा रहे होंगे जो एक नए बच्चे के साथ उनको मिलने वाली है। उसके डेवलपमेंट के लिए कितना उन्हें जिम्मेदार समझदार बनना है, ये उनको दिखाई दे रहा होगा या नहीं। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी बॉडी का हेल्दी होना और साथ ही साथ पेरेंट्स का आचरण और पेरेंट्स के विचार और भाव व्यवस्था के अर्थ में होना। इसको सिंपल टर्म्स में कहूं तो फिजिकली एंड मेंटली उनको स्ट्रांग होना होगा। लेकिन सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, पूरे परिवार के भाव विचार व्यवस्था के अर्थ में हो, यह आवश्यक है। अगर यह हो पाता है तो यह तीनों समझ, विचार और भाव, ये तीनों वातावरण के रूप में नए बच्चे को मिल पाते हैं तो उसका संस्कार बहुत अच्छा बनता है। फिर वो बहुत सही तरीके से जीने के अपने एफर्ट्स में लग पाता है। लेकिन यहां अगर कुछ कमी है तो आप देख पाएंगे, एग्जाम्पल्स उठाकर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहां ये दिखेगा कि अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है, माता पिता बनने की तैयारी, जिम्मेदारी उठाने की तैयारी पूरी नहीं है, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अगर सही समझ, सही भाव और सही विचार पेरेंट्स में नहीं बन पाता, जिस परिवार में बच्चा आने वाला है उस परिवार में ये नहीं हो पाता, तो जो नया बच्चा आता है वो बच्चा बहुत उपयोगी या बहुत फ्रूटफुल नहीं रहता है पूरे समाज के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती हैं जो उसके परिवार और उसके समाज के लिए उपयोगी नहीं है। अगर गर्भ संस्कार हम सही ढंग से कर पा रहे हैं तो फिर आता है जन्म संस्कार। जन्म संस्कार को देखें तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वातावरण बनाना जो बच्चे के जन्म के टाइम पर उसके जन्म लेने को कंफर्टेबल बना सके और साथ ही साथ जन्म के तुरंत बाद से जो उसने सीखना शुरू करा है वातावरण के बारे में, वो उसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही मिल पाए ताकि वो अपनी समझ के आधार पर अपने आप को जीने के लिए अग्रसर कर पाए। इसके लिए फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत है। दोनों तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो वातावरण क्रिएट करने में अक्सर हम मिस कर जाते हैं। आजकल देखें तो बच्चे के जन्म को हमने एक बिजनेस बना लिया है। कैसे? ये हॉस्पिटल में हम बच्चे को जन्म दिलवाएंगे। अगर उन हॉस्पिटल को देखें तो वहां जो फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वो बच्चे के जन्म के हिसाब से अनुकूल नहीं होता। कैसे? माँ के शरीर में जब बच्चा है, माँ के गर्भ में जब बच्चा है, तो वहां पर एक खास टेम्परेचर में और एक खास लाइट के रिफ्लेक्शन के अंदर ही वो पैदा होता है या बनता है। माँ के गर्भ में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, चिल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता है, साथ ही साथ वहां रोशनी भी बहुत तेज नहीं होती। ऐसी कंडीशन में अगर हम बच्चे को जन्म देना शुरू करते हैं, यानी माँ के गर्भ से वो बाहर निकलना शुरू होता है और बाहर आते ही उसको गर्भ से जस्ट ऑपोजिट एनवायरनमेंट मिलता है एक झटके से, तो वो उसके शरीर के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। ना तो अधिक रोशनी उसके लिए सही है, ना ही अधिक ठंड उसके लिए सही है। इसलिए देखो, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, हमारा जो पूर्वजों को का बच्चे को जन्म देने का तरीका था, वो बहुत सही वातावरण के रूप में था, ऐसा मैं देख पाती हूँ। वहां बच्चे को एक कम रोशनी वाले कमरे में, जहां बहुत ज्यादा ठंड ना हो, ऐसे कमरे में जन्म दिलवाया जाता था और साथ ही साथ उसको तुरंत और गर्माहट लाने की कोशिश की जाती थी ताकि बच्चे का जो शरीर है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो और वो प्रॉपरली डेवलप हो पाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो आए, उसे ये ना लगे कि मैं एकदम बहुत गर्म एरिया से एकदम चिल्ड ठंडे एरिया में पहुंच गया। आप खुद सोचो, अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? आपको पहले एक बहुत कंफर्टेबल, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म वातावरण वाले कमरे में रखा जाए और काफी समय तक उस कमरे में रहने के बाद आपको दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा जाए जहां का वातावरण पिछले कमरे से एकदम अलग है।
दरवाजा खोलते ही आपको एक चिल्ड कमरा मिलता है, तो क्या आपकी बॉडी एकदम से वहां एडजस्ट हो जाती है, या आपको ठंड लग जाती है और आप बीमार पड़ने की कंडीशन में आ जाते हैं, आपको बुखार होने की कंडीशन हो जाती है। साथ ही साथ इसको भी इमेजिन करके देखो कि आपको एक ऐसे कमरे में रखा गया जहां बहुत तेज रोशनी नहीं है लेकिन अंधेरा भी नहीं है, एक कंफर्टेबल एरिया में आप हो, और जब आपको उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा जाए तो दरवाजा खोलते ही आपके ऊपर बहुत तेज लाइट एकदम डाली जाए, तो क्या आपको देखना आसान हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, या आपकी आंखों पे जोर पड़ता है? दोनों ही स्थिति को सोच के देखो और फिर देखो कि हम अपने आने वाले बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में जन्म दिलवा रहे हैं जो उसकी आंखों के लिए और उसके पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो उसके फिजिकल और मेंटल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम बच्चे को जन्म दिलवा रहे हैं, जो उसका जन्म संस्कार हो रहा है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में हो। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी जो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे रिचुअल्स में बताई गई थी जन्म संस्कार को लेकर। देन इसके बाद आता है नामकरण संस्कार। नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मीनिंगफुल सेरेमनी है। नामकरण का मतलब है कि नए शिशु को नाम देना। नाम देने का मतलब है उसके लिए पूरे जीवन में किस तरीके का जीवन होगा ये डिसाइड करना। कैसे? नाम अगर हम मीनिंगफुल दे रहे हैं तो उसका ध्यान उस मीनिंग की तरफ बना रहता है जिससे कि वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर नाम का कोई अर्थ नहीं है या नाम का अर्थ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, यानी हम कुछ भी नाम रख दे रहे हैं XYZ जो ट्रेंडी है, फैशन में है, जो बहुत ज्यादा कहे मॉडर्न है, तो आप देखेंगे कि इस तरह के जितने ज्यादा नाम बनते जा रहे हैं उतना ही हमारी सोसाइटी में जो नए शिशु हैं या नए बच्चे हैं उनका जीना बहुत फ्रूटफुल दिखाई नहीं देता, बहुत इफेक्टिव दिखाई नहीं देता। जबकि पहले जो नाम दिए जाते थे वो बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत सोच समझ के उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए नाम दिया जाता था। नामकरण संस्कार अगर हम ध्यान से कर पाते हैं और बहुत सोच समझ के पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी से, अपनी समझ के आधार पर नामकरण संस्कार को कर पाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि अभी वो इतना समझदार तो है नहीं कि वो अपना नामकरण खुद कर पाए और अपनी भविष्य का निर्धारण कर पाए। नामकरण संस्कार के बाद आता है जन्मदिन संस्कार। ये भी एक सेरेमनी के रूप में, एक संस्कार के रूप में, डेवलपमेंट का प्रोसेस के रूप में दिखाई देता है। यद्यपि हमारे हिंदू रिचुअल्स में इसको बहुत डिटेल में नहीं लिया गया है, बट अगर हम करंट एनवायरनमेंट को देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार के रूप में डेवलप करने की और ध्यान देने की जरूरत है। कैसे? जन्मदिन संस्कार का मतलब ये है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था अगले साल उसी दिन हम एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ये एनालाइज करने का कि पिछले एक साल में बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जो हुआ वो उसकी ग्रोथ में कितना हेल्पफुल था और अगले साल उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसे एक प्रोसेस में हम डिफाइन कर पाए। लेकिन अगर हम देखें जितना हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ आ रहे हैं उतना ही हम इस संस्कार को भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि बच्चे का जन्मदिन है तो जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, उनसे गिफ्ट कलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें रिटर्न गिफ्ट के रूप में और महंगा गिफ्ट देने की कोशिश की जाती है। इसको हमने अपना एक स्टेटस सिंबल बना लिया है। यही बच्चा फिर सीखता जाता है कि संबंध का मतलब है चीजों का लेन देन। उसी तरह से बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, तो कॉलेज में एक अलग ही तरह का वातावरण उसे मिल रहा है और वहां एक अलग तरह का हमने फैशन अपना रखा है कि अगर बच्चे का जन्मदिन है तो उसे बर्थडे बम्स दिए जाएं, यानी उसको मारा पीटा जाए। यानी जिस दिन बच्चे का जन्म था, जिस दिन उस बच्चे को ये डिसाइड करना था कि उसके लिए पिछले साल में क्या उपलब्धियां रही और अगले साल उसे क्या करना है, हमने यह
उपलब्धियां देखने और प्लान करने के बजाय दिखावा करने में और उसको दुख देने में लगा दी। पिछले 1 साल में उसने कितनी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट की हैं, पिछले 1 साल में क्या उसको बेहतर करने के मौके मिले हैं और अगले 1 साल में उसे क्या डेवलपमेंट अपना करना है, हम उसको यह समझने में मदद करने की बजाय उस एक दिन में हम उसके लिए एक अनप्लीजिंग मेमोरीज बना देते हैं जो पूरे 1 साल तक उसे फिर परेशान करती हैं। तो जरूरी है कि हम अपने तरीके को थोड़ा सा ध्यान दें। देन इसके साथ देखें तो एक और रिचुअल जो घर में जन्मदिन संस्कार के नाम पर दिया जाता है कि जन्मदिन है, सबको बुलाओ, केक काटो और केक काटने से पहले सारी कैंडल्स को फूंक मार के बुझाओ। हमें अपने जन्मदिन को ज्ञान वृद्धि, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस को इंश्योर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, लाइटनिंग के लिए करना है या लाइट खत्म करने के लिए करना है, यह हमें सोचने की अभी जरूरत है। अगर हम लाइट खत्म कर रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं, लौ बुझा रहे हैं, तो कहाँ हमारा जन्मदिन मना? हमने रोशनी बढ़ाने के बजाय, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो वातावरण में हो, रोशनी बढ़ाने के बजाय उसे बुझाने का काम करा। उस पर भी देखो, तब मेडिकल साइंस भी इस बात को कहती है कि केक के ऊपर की कैंडल्स को फूंक मारकर बुझाना इट इज नॉट सेफ फॉर हेल्थ ऑल्सो। क्यों? जब आप फूंक मार रहे हैं तो फूंक के साथ बहुत सारा थूक और बैक्टीरिया भी आपके केक में जा रहा है। फिर वही थूक और बैक्टीरिया होल्ड करने वाला केक छोटे छोटे पीसेस में हर कोई खा रहा है, तो सबके अंदर वो बैक्टीरिया पहुंच रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से इसको पहले डिफाइन किया गया था कि जन्मदिन के दिन बच्चे को पूजा करवाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता था ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके अगले 1 साल में कुछ बेहतर करने के लिए। इसके लिए अब जो हम कर रहे हैं, बीइंग अ सीनियर, बीइंग एन एल्डर, बीइंग अ पेरेंट फॉर आवर नेक्स्ट कमिंग चाइल्ड, फॉर आवर मेंबर दैट इज वेरी स्मॉल इन आवर फैमिली, कि हम टारगेट डिफाइन करें, टारगेट को इवैल्यूएट करें, पिछले साल के टारगेट को इवैल्यूएट करें और अगले साल के लिए टारगेट डिफाइन करें। प्रेजेंट स्टेट को इवैल्यूएट कर पाए, साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट को हम सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट ईयर के लिए कमिटमेंट को डिफाइन करें, फैमिली और फ्रेंड्स और समाज के अन्य लोगों के साथ उसका इवैल्यूएशन हो ताकि बच्चा भी समझ सके कि उसे कैसे अपना पार्टिसिपेशन देना है, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन देना है। उसको भी समझ में आए कि उसके जीने का फैलाव सिर्फ मैं, मेरा परिवार तक नहीं है, उसके जीने का फैलाव समाज तक है। लेकिन अगर यह नहीं होता है तो वही आएगा कि जन्मदिन संस्कार को भी हम एक बिजनेस बना देते हैं कि हमने उसे गिफ्ट दिया तो हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिलना है, ये भी एक बिजनेस बन के रह जाता है। जन्मदिन के बाद आता है शिक्षा और दीक्षा संस्कार। ये दोनों एक साथ चलते हैं। शिक्षा संस्कार का मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन की स्टार्टिंग होना, जिससे कि हम बच्चे को इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं कि उसे अब अपनी समझ, और वो भी समाधान के रूप में अपनी समझ को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स करना है। दीक्षा संस्कार का मतलब है कि हम एक ऐसी सेरेमनी जिसमें उसकी फॉर्मल एजुकेशन अब एंड हो रही है और अब उसका ध्यान इस बात पर दिलाया जा रहा है कि जो कुछ उसने सीखा है, समझ हासिल की है, उसका उपयोग अब वो कैसे करने वाला है अपने जीने में, जिससे कि वो दूसरों के लिए भी एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाए रखते हुए जी सके। इतना पर्पस है हमारी शिक्षा और दीक्षा संस्कार का। लेकिन अगर हम इसे भूलते जा रहे हैं तो इसे भी एक फैशन की तरह सेलिब्रेट करते हैं बस। फिर आता है हमारा कर्म संस्कार। कर्म संस्कार यानी जो हम एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी शिक्षा से सीखी गई समझ को और समाधान को, वो एक्सप्रेस करने का जो प्लेटफॉर्म हम चुन रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो एरिया हम डिसाइड कर रहे हैं, उसको कहा है कर्म संस्कार। In this ceremony, attention is drawn towards the various aspects to be kept in mind while choosing a profession for ensuring the prosperity of the family. तो हम यह देख पाए कि जो हम प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, उस प्रोफेशन को चूज करने का पर्पस क्या है? क्या उसको हम पद, पैसे से जोड़कर चूज कर रहे हैं, या हम परिवार की समृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से, या
समाज की समृद्धि के रूप में भी हम इंश्योर कर पा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ इतना हम इंश्योर कर रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल जॉब हो जिसमें स्टेटस के रूप में रिस्पेक्ट मुझे मिलती रहे और साथ ही साथ अच्छी सैलरी हो। उस सैलरी का मैं क्या प्रयोग करूंगा ये भले ही मैंने डिसाइड ना करा हो। तो कर्म संस्कार बेसिकली इस प्रोसेस पर फोकस करता था कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करके आया है और अब वो समाज में अपना पार्टिसिपेशन देने वाला है, वो पार्टिसिपेशन का पर्पस क्या है ये उसे क्लियर हो, वो किस तरीके से अपने पार्टिसिपेशन को दे सकता है ये उसे क्लियर हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना प्रोफेशन चुने ताकि उसकी परिवार की और समाज की समृद्धि को वो सुनिश्चित कर पाए। लेकिन अगर यह समझ नहीं बन पाई है, यह निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, तो हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हैं और फिर रिजल्ट के रूप में हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कुछ समय बाद और हम अपनी लाइफ को यूजलेस समझ के उसको खत्म करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। नेक्स्ट है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का मतलब, अब हम जब अपने कर्म संस्कार में अपने और परिवार के लिए जिम्मेदारी को समझ चुके हैं, तब हम एक और प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि हम नए व्यक्ति के साथ अब परिवार के रूप में एक्सपेंड होने के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं। तो हम चयन करते हैं कि परिवार में किस नए व्यक्ति को हमें ऐड करना है, जिसके साथ अब हमारे जीने का जो तरीका है वो नई जनरेशन को तैयार करना, साथ ही साथ अपने पार्टिसिपेशन को और बेहतर देना, उसको इंश्योर कर पाए। लेकिन अगर इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको भी एक फैशन या स्टेटस सिंबल के रूप में अपनाते हैं, या हम इस सेरेमनी को, इस संस्कार को पूरा करने से मना कर देते हैं। समाज को भी देखें तो पहले समाज की जिम्मेदारी होती थी व्यक्ति के विवाह की, जिसमें समाज के कुछ समझदार लोग ये देखते थे कि जो व्यक्ति का विवाह होना है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके परिवार का जीने का तरीका क्या है, उसके यहाँ की सोच कैसी है, उनके यहाँ का विचारधारा कैसी है, वो किस तरह के प्रोफेशन में है, साथ ही साथ वो किस तरह का एनवायरनमेंट वहां पर मिल सकता है। इस बेस पर दूसरा परिवार जो चुना जाता था वो इन सारे कंडीशंस को मैच करके चुना जाता था। लेकिन अब वो चीज भी होती नहीं दिख रही। अब तो हमने इसे प्रोफेशन बना रखा है, तो हम देखते हैं एक साइट पर जिसकी शक्ल अच्छी लगी, जिसकी नौकरी का प्रोफाइल अच्छा लगा, जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी लगी डिग्री के रूप में, उसको हम मान लेते हैं कि ये सही इंसान है हमारे साथ जीने के लिए। लेकिन परिवार को आप नहीं जांच रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। और परिवार को जांचने का तरीका क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो दोनों ही परिवारों को बहुत अच्छे से जानता है और दोनों ही परिवारों में एक दूसरे के साथ पाने की, एक दूसरे के साथ जी पाने की एक कंपैटिबिलिटी दिखती है, वो व्यक्ति यह अगर डिसाइड कर रहा है तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि समझ के लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका भी और विभस्त रूप हमें दिखाई देने लगा है। पहले तो लड़का और लड़की के विवाह को हम विवाह संस्कार में रखते थे, लेकिन अब विवाह को समाज के लेवल पर अपने पार्टिसिपेशन का एक तरीका न समझ के हम उसे सिर्फ शरीर के भोग के लिए देखते हैं, तो हम लड़का और लड़की विवाह के लिए भी नहीं देखते। अब लड़का लड़का आपस में विवाह करते हैं और लड़की लड़की भी आपस में विवाह करते हैं। अब उनका पार्टिसिपेशन पूरे समाज, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता पर क्या होगा यह विचार करने की जरूरत है, और कैसे यह पार्टिसिपेशन फ्रूटफुल होगा, सबके हित में होगा, यह भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है। देन लास्ट इज मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार का मतलब है एक ऐसी सेरेमनी जिसमें अब हमारा सेल्फ हमारी बॉडी को छोड़ने वाला है। उसके पहले हम कुछ रिचुअल्स अपनाते हैं ताकि ये जो बॉडी को छोड़कर सेल्फ जाएगा, वह सेल्फ एक समझ और समाधान के लेवल पर अपने आप में डेवलपमेंट कर सके और वो इस पेन से कि उसे बॉडी छोड़ के जाना है, इस पेन से अपने आप को मुक्त कर सके। सो द पर्पस ऑफ दिस सेरेमनी वॉज एंड इज
Number 1, to be free of the pain at the time of death, and number 2, to become free of the sanskars related to our likes and dislikes, as well as number 3, to remind the self of its ongoing journey through development of sanskar, continuing with good sanskar and getting rid of the bad sanskar. पहला, मृत्यु के समय शरीर छोड़कर जाने का दुख, उससे हम अपने आप को फ्री कर पाए। दूसरा, हमारी पसंद और नापसंद के रूप में जो हमने इस जीवन में संस्कार बनाए थे उनसे मुक्त हो पाए। और तीसरा, यह समझ पाए कि सेल्फ का बॉडी को छोड़ना एक ऑनगोइंग जर्नी है, जिसमें हम अच्छे संस्कारों को अपने साथ ले जा सकते हैं, ले जा पाएंगे और बुरे संस्कारों को छोड़ पाएंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह कहता है कि अगर मृत्यु संस्कार को हम करते हैं, यानी व्यक्ति को अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है या उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और अब उसका मृत्यु का टाइम नजदीक आने लगा है, ये कंफर्म होने लगा है, तो जितने भी बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अच्छी धार्मिक बातों का पाठ शुरू कर देते थे। किस लिए? कि जो उसका सेल्फ है, जो बॉडी छोड़कर जाएगा, वो सेल्फ बॉडी छोड़ते वक्त भी इतना अवेयर रहे कि उसको क्या क्या अच्छे संस्कार अपने साथ लेकर जाने हैं और क्या क्या बुरे संस्कार यहीं छोड़कर जाने हैं। साथ ही साथ उसका इस बात पर अवेयरनेस बना रहे कि ये शरीर छोड़कर जाना सब कुछ खत्म नहीं करता। ये शरीर छोड़कर जाना उसके लिए एक नए शरीर को धारण करने और बेहतर जीवन का एक प्रोसेस मात्र है। तो एक ऑनगोइंग जर्नी के रूप में वो इस मृत्यु को देख पाता है। इतनी बात है हमारे संस्कारों की। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृति की। संस्कृति यानी संस्कार के रूप में जो हमने सीखा और समझा, उसी के आधार पर भाव विचार बनाकर सभी की जीने की तैयारी। इंडिविजुअल लेवल के भाव विचार संस्कार के रूप में पहचाने जाते हैं और कलेक्टिव रूप में वो भाव विचार संस्कृति कहलाते हैं। इसी की चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आगे और भी कंटेंट पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।